अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात होगी हुकूमत की तरफ से 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। अभी से इत्तेहादियों से मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। साथ ही इस हफ्ते और अगले हफ्ते में चंद अहम कानून साजी और उसके साथ साथ अहम इक़दामात हुकूमत की तरफ से उठाए जाने के हवाले से कुछ इतलात मिल रही हैं। मेरी हुकूमत के कुछ अरकान से बात हुई, वो क्या बताते हैं इस हवाले से तफसीलन इस पे बात होगी। जुडिशल रिफॉर्म्स में आगे मज़ीद क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात होगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। एक बड़ा भरपूर किस्म की एक मुहिम चलाई जा रही है और ये हुकूमत जो PTI है उसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में रिहा हो रहे हैं। और क्या वाकई इस हवाले से कोई सीरियसली इक़दामात उठाए जा रहे हैं और क्या इमरान खान रिहा किए जा सकते हैं अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, इस पे तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात होगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 2 और जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो रिटायर होने जा रहे हैं अगले 2 माह में। हुकूमत क्या उनको एक्सटेंशन देगी या नहीं देगी, इस पे भी तफसीलन बात होगी। और चौथे नंबर पे बात होगी पासपोर्ट के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच करके कहा कि इस हवाले से कोई आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि पासपोर्ट का एक बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट स्कैंडल सामने आ रहा है कि पासपोर्ट हुकाम जो आम साइलिन हैं उनसे जो पासपोर्ट की फ़ीस है वो तो अर्जेंट की ले रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट 2-2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी नहीं मिल रहा आम साइलिन को। इस पे भी तफसीलन बात होगी कि क्या वजूहात हैं और ये आखिर क्यों लूट मार मचाई जा रही है पासपोर्ट हुकाम की तरफ से। तफसीलन इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 27वीं यानी तरमीम के हवाले से। आपके इल्म में है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई लाहौर में, मॉडल टाउन उनकी रिहाइशगाह के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं ख़ासतौर के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी तरफ से भी ये जो दोबारा से एक दफ़ा मुशावरत और तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेके आइनी तरमीम के हवाले से कुछ इक़दामात उठाए जाएंगे। इसके अगेंस्ट मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूरत 27वीं आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती और ना ही वो इसका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह की आइनी तरमीम आई तो वो इसका रास्ता रोकेंगे। आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले भी मौलाना फजलुर रहमान शुरू में नहीं माने, पब्लिकली गो के नहीं माने और मीडिया के ऊपर, लेकिन मैंने इस हवाले से आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं मुकम्मल तौर के ऊपर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। तो मौलाना फजलुर रहमान का ये जो इनिशियल जो स्टेज के ऊपर बातें हैं, ये तो एक महज पब्लिक को दिखाने के लिए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये एक वो किया गया था, आपस में इत्तफाक राय पैदा किया गया था और साथ ही ये फैसला भी किया गया था कि जो 26वीं आइनी तरमीम होगी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आइनी इस्लाहात के हवाले से जो भी शिक्के हैं वो इसमें शामिल की जाएंगी, जबकि उसके बाद जो 27वीं आइनी तरमीम होगी उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से जो इनपुट दी गई थी वो उसमें शामिल की जाएंगी। ख़ास तौर के ऊपर MQM की तरफ से ये एक मुतालबा किया गया था और उनकी तरफ से जो इनपुट दी गई थी आइनी तरमीम के लिए वो ये कि जो इख्तियारात हैं उसकी मुंतकिली ग्रास रूट लेवल पे वो की जाए, यानी जो मकामी या लोकल जो हुकूमतें हैं वो कायम करने के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से MQM की तरफ से मुतालबा था। जबकि ANP की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में से खैबर हटा के सिर्फ पख्तूनख्वा सूबा बनाने के हवाले से था। इसी तरह जो हुकूमती जो जमात है मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से जो पहले मैंने आपको बताया था टोटल 3 सजेशंस दी गई थी आइनी तरमीम जो 26वीं लाई जा रही थी, जिसमें पहले नंबर के ऊपर यही आर्टिकल 175A में तरमीम थी कि पार्लियामेंट को एक मुतनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए जुडिशल कमीशन के लिए, ताकि जो पार्लियामेंट की इसमें मीनिंगफुल वो होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए जजेस की तैनाती और जजेस को हटाने के हवाले से। वो हुकूमत ने कर ली। दूसरा था आइनी कोर्ट के हवाले से। आइनी कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट था वो तो नहीं बनाया गया, लेकिन तमाम जब सियासी जमातों ने इस पे इत्तफाक राय किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा, ये 2 हुकूमत की तरफ से जो मुतालबात थे या जो आइनी तरमीम की सजेशंस थी वो मानी गई।
तीसरी इसमें जो कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थी वो ये था कि स्पेसिफिक एरियाज़ में जो हार्ड हिट एरियाज़ हैं, दहशतगर्दी से मुतासर इलाके हैं, बलूचिस्तान हो गया या फिर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके इस तरह के जिसमें दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर या मिलिट्री कॉन्वाइस के ऊपर अटैक होता है, तो वो जो अटैकर्स हैं या जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में होनी चाहिए। ये जो हुकूमत की तरफ से एक तरमीम थी, ये आखिरी वक्त तक मैंने आपको रिपोर्ट किया था, जो हुकूमती ड्राफ्ट था उससे नहीं हटाई गई थी। और मेरी इस हवाले से जितने भी हुकूमती अरकान से बात हुई थी वो कह रहे थे कि ये तरमीम बड़ी अहम है, ख़ासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान के मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस वजह से ये तरमीम हुकूमत के ड्राफ्ट में अभी तक है, शामिल है। लेकिन आखिरी टाइम पे जाके ये वाली जो तरमीम थी इसको हटा दिया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मेरी इतलात अब भी यही है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला है, बल्कि मैंने उस टाइम भी ये रिपोर्ट किया था कि ये वाली जो ड्रॉप की गई थी इसको नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी उसमें वो शामिल किया जाएगा। बहरहाल अब दोबारा से जब ये आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बुनियादी तौर के ऊपर ये 3 तो मैंने आपको बता दिए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का इसमें शामिल हो सकता है। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे है वो सूबे के नाम के हवाले से, तीसरे नंबर पे जो अख्तियारात की मुंतकिली है वो बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए ग्रास रूट लेवल पे पहुँचानी चाहिए। ये है। उसके अलावा मज़ीद जो जब ये मुशावरत शुरू होगी तो उसमें मज़ीद सजेशंस और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से मज़ीद भी इक़दाम किए जा सकते हैं। ये तो हो गया आइनी तरमीम के हवाले से। उसके साथ साथ हुकूमत आने वाले दिनों में और अगले शायद जो नवंबर का पहला हफ्ता है उसमें कुछ अहम कानून साजियाँ करने के हवाले से भी इतलात मिल रही हैं। पहले नंबर पे जो मेरी इतलात हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है हुकूमत की तरफ से, वो अब नई कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आई है उसके मुताबिक उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको तब्दील किया जाएगा। ख़ासतौर के ऊपर 26वीं आइनी तरमीम के बाद ये जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से हो, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के हवाले से हो, या जो नया चीफ जस्टिस लगाने के हवाले से 3 के पैनल में से, तो इन तमाम को देखते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, मेरी इतलात हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसमें तरमीम की जाएंगी और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको ऑन बोर्ड लेते हुए हुकूमत ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम वो करेगी। उसके साथ साथ जो दूसरा एक और जो मेरी इतला है कि वो इक़दाम किए जा रहे हैं जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से। आपको याद होगा कि ये कुछ महीने पहले कायमा कमेटी से ये बिल्स मंजूर हो चुके थे, सेनेट भी और कौमी असम्बली से भी, कि जजेस की तादाद जो मौजूदा 17 है उससे बढ़ा के 23 की जाएगी। और इस हवाले से जब ये पहले कानून पेश किया गया था तो उसकी मुखालफत की गई थी, ख़ासतौर के ऊपर JUIF की तरफ से, कि जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन अब जो हुकूमत है इस हवाले से भी जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से एक अहम कानून साजी कर सकती है। साथ ही जो मेरी इतलात हैं कि इसमें कुछ मज़ीद और जो आइनी इस तरमीम के रूह से कुछ और भी जो है वो कवानीन पास करने जा रही है, जो कि आने वाले चंद दिनों में होगा। और उसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन का एक बड़ा अहम स्टेप ख़ासतौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है, जिस मकसद के लिए ये आइनी तरमीम लाई गई थी, तो उसके लिए हुकूमत जो मेरी इतलात हैं कि स्पीकर आने वाले चंद दिनों में जो नाम है वो तलब कर सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर अंदर ही ये स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से तलब किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो जुडिशल कमीशन में 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे, 2 हुकूमत की तरफ से और 2 अपोजिशन की तरफ से। अब उसमें जो 2 हुकूमत की तरफ से होंगे वो एक कौमी असम्बली से और एक सेनेट से, इसी तरह जो अपोजिशन की तरफ से भी एक कौमी असम्बली से और एक सेनेट से। तो 4 ये अरकान की नामजदगी ये स्पीकर की तरफ से की जानी है। साथ ही एक जो सिविल सोसाइटी का जो अपॉइंट करना है वो भी स्पीकर जो है वो नाम कोई मांग सकते हैं। वो कोई खातून पार्लियामेंटेरियन भी हो सकती हैं या फिर उसके साथ साथ कोई माइनॉरिटी से हो सकती हैं। तो ये आने वाले दिनों में, अगले 2 से 3 दिनों में मेरी इतलात के मुताबिक ये भी स्पीकर नाम जो है वो तमाम सियासी जमातों से, अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से ये तलब करने जा रहे हैं। अब इसमें जो हुकूमत की तरफ से किसको होगा, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है, उसके साथ जो और हुकूमती इत्तेहादी पार्टियाँ हैं, टोटल मेंबरान 2 लेने हैं। तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगा और एक शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। इसी तरह जो अपोजिशन की तरफ से है,
ایک ऑब्वियसली क्योंकि इस टाइम मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन से हैं और पीटीआई भी अपोजिशन से हैं, तो बज़ाहिर यही लगता है कि एक JUIF की तरफ से एक रुकन होगा और एक पीटीआई की तरफ से। अब किन की नामजदगी होती है ये आने वाले दिनों में इस पे भी अपडेट करूँगा। तो ये हुकूमत की तरफ से चंद अहम इक़दामात अब आने वाले चंद दिनों में उठाए जाएंगे, जिससे जो जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए ये जो आइनी तरमीम की गई थी उसकी समरात हासिल करने के हवाले से ये कुछ आने वाले दिनों में जो इक़दामात होंगे आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से। एक सीरियस जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं। मैंने आपको कल बताया कि बैरूनी सफारतकार पहले कुछ अर्सा हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता करके ख़ास तौर के ऊपर इंसानी बुनियादों के ऊपर और इंसानी हकूक़ की उसकी वजह से इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबिंग करते रहे। यहाँ पे सफारतकार कुछ मिले भी। उसके बाद फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इमरान खान की रिहाई के लिए एक मुहिम शुरू हो गई। अमेरिका के 60 अरकान कांग्रेस ने पहले ख़त लिखा अपनी हुकूमत को, सदर बाइडन को, और मुतालबा किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाए और साथ ही ये भी कि उनको जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी एक्सेस दी जाए, अमरीकी सफारतकारों की एक्सेस दी जाए ताकि वो देख सकें कि इमरान खान किस सूरत हाल में है। फिर उसके साथ हमने देखा कि कल जो है वो बरतानिया की तरफ से 20 अरकान पार्लियामेंट उन्होंने ख़त लिखा है अपने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको और उनसे मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान से मुतालबा करके इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। तो ये एक जो नेशनल लेवल के ऊपर सफारतकार एक्टिव और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सफारतकार एक्टिव हैं। मैंने इसके लिए हवाले से आपको बताया था कल ही कि ये पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत पाकिस्तान किसी बैरूनी दबाव के ऊपर इसका वो कर सके इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर्स पहले भी आपके ऊपर आते हैं, लेकिन आपने जो अपने जो मौरूज़ी हालात हैं उसको देखते हुए फ़ैसला करना होता है। ख़ास तौर के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात है, अगर इस तरह किसी बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो ये एक जो ख़ास तौर के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बड़ा आगे मसला होगा कि कल को कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसके बैरूनी दबाव की सूरत में अगर कोई इसको छुड़ाने के हवाले से तो फिर ये नामुमकिन होगा। तो जो मेरी इतलात थी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे जो लोकल हैं सफारतकार बैरूनी ममालिक के, उनको बता दिया गया कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और ये मामला अदालतों में है, तो हुकूमत पाकिस्तान अदालती मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये एक जो इंटरनेशनल जो और नेशनल लेवल के ऊपर सिनारियो है। साथ ही जो एक और अहम आज जावेद हाशमी साहब जो मुस्लिम लीग नून के पहले साबिक सीनियर जो रुकन थे, फिर उसके बाद पीटीआई उन्होंने ज्वाइन की, फिर पीटीआई छोड़ दी, उन्होंने बड़ा एक अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि अगले 1.5 महीने के अंदर वो देख रहे हैं कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे और शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी। ये किस बुनियाद के ऊपर कहा उन्होंने, मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात की कि क्या वाकई कोई इस तरह की जो चल रही है हुकूमत के ऊपर। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है जो जावेद हाशमी साहब, उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकती, इसलिए इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। अब सवाल ये है कि क्या जो ये इंटरनेशनल प्रेशर ये अरकान कांग्रेस या उससे हुकूमत दबाव में आ सकती है या नहीं। तो इस हवाले से अगर आप देखें जो बैनुल अक़वामी आपके रिलेशंस होते हैं, जब तक ये जितनी भी बैरून मुल्क की ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका, बरतानिया, ये इस तरह के बड़े ममालिक की गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई सीरियस जब तक दबाव नहीं आता, हुकूमत कोई उसको संजीदगी से नहीं लेती। अब जो पीटीआई है वो इस हवाले से रिलाय कर रही है कि जो अब अगले महीने नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं और उनको उम्मीद यही है कि सदर ट्रंप जीत जाएंगे अमेरिका में, और उसके बाद क्योंकि इमरान खान के एक तो उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे, फिर दूसरा ये कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चैप्टर की जो वहाँ पे लॉबिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी के हवाले से। तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान को जैसे ही मुंतखब होंगे तो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत ख़ुद भी इस हवाले से वो नरमी बरतते हुए इमरान खान को रिहा कर देगी। और जावेद हाशमी साहब का भी इशारा इसी तरफ है कि वो इंटरनेशनल प्रेशर को पाकिस्तानी हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, बर्दाश्त नहीं करेगी और इमरान खान को रिहा कर देगी। सवाल ये है कि क्या अगर इमरान खान की रिहाई होती है तो फिर क्या ये मौजूदा शहबाज हुकूमत क्या वो घर चली जाएगी। तो इस हवाले से भी मैं नहीं समझता कि ये कोई जो है वो एक लॉजिकल उन्होंने वो दिया है, लेकिन मुझे ये बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि
ट्रंप की हुकूमत आ भी गई तो फिर भी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो इतनी आसानी से इमरान खान के ख़ास तौर के ऊपर जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उसको इमरान खान का इतने जल्दी जो रिहा होना मुझे नज़र नहीं आ रहा, ख़ास तौर पे जब तक अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते। अब ये देखना होगा कि क्या जो अगले महीने इंतखाबात हो रहे हैं अमेरिका में उसका क्या नताइज आते हैं, क्या ट्रंप वाकई अमेरिका के इलेक्शंस जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। हाँ, जीतने के बाद भी जो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के ऊपर शायद कुछ नरमियाँ आ जाएँ, लेकिन ये जो 9 मई वाला है उसको इतनी आसानी से मेरा जो जितनी भी लोगों से बात हुई वो यही समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। बहरहाल इस पे मज़ीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं, हमने देखा कि पीटीआई की तरफ से भरपूर प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला है उसमें भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स और बहुत सख्त जो है वो लिखा गया जजमेंट में कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हुआ है इलेक्शन कराने में, जो उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ थी उससे। फिर जो मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये तमाम तर एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दबाव और उसके साथ साथ जो पीटीआई की तरफ से दबाव है कि इलेक्शन में धांधली की गई है, तो उस बुनियाद के ऊपर ये समझा जा रहा था कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है शुरू में पहले मुतालबा भी किया गया कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, वो नहीं हुए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो उसके बाद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जो मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है जिसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 4 जो मेंबर्स होते हैं वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, ख़ास तौर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरी अब जो इतलात हैं इस हवाले से मैंने पूछा है कुछ हुकूमत के अरकान से कि आगे अब इनका 2 महीने के बाद टेन्योर कंप्लीट हो रहा है 5 साल का, तो क्या हुकूमत ये जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कोई नाम वगैरह अभी से कोई उसके जहन में है या नहीं है। अब इसमें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी कमीशन के अरकान हैं उनके लिए जो अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस दोनों को मिलके जो है इसके ऊपर फैसला करना होता है, और अगर ना हो इसके ऊपर दोनों जो लीडर ऑफ अपोजिशन और जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से तो फिर एक पार्लिमानी कमेटी को मामला जाता है। तो क्या ये इस हवाले से मैंने हुकूमत से पूछा कि कोई नाम सोचा है। मेरी जो बात हुई तो वो ये कहते हैं कि अभी तक हुकूमत ने यही फ़ैसला किया है कि इनको एक्सटेंशन दी जाएगी, और ये कब तक एक्सटेंशन दी जाती है ये टर्म तो अभी तक वो नहीं किया गया, क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उसमें यही लिखा गया है कि जब तक कि हुकूमत जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट नहीं करती तब तक जो पहले वाले हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरी इतलात के मुताबिक ये जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आगे भी मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे। इस हवाले से पिछले कोई 2-3 दिनों से मैंने देखा कोई 1-2 खबरें चली इस हवाले से कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत लगा सकती है। तो वो ख़बर देख के मैं हैरान हो गया कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस वो एक अपने से जो कम जो ओहदा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वाला वो उसके ऊपर कैसे अपॉइंट होंगे, और फिर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो उसको भी देखते हुए तो मुझे हैरानगी हुई कि इतने सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो इस तरह की बेपर की खबरें उड़ाते रहते हैं। तो ये मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत के जहन में कोई ऐसा बात नहीं है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के हवाले से। बहरहाल इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पासपोर्ट के हवाले से। मुझसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया ट्विटर के ज़रिए, यहाँ पे अपने यूट्यूब के ज़रिए भी कि उनके ये जो पासपोर्ट के मसाइल हैं ख़ास तौर के ऊपर वो हर गुज़रते दिन के साथ शदीद जो है उसमें एक बहरान आता जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर के ऊपर जो पासपोर्ट हुकाम हैं या अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। वो ये कि जितने भी पासपोर्ट बनवाने के लिए साइलिन जा रहे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि आप अर्जेंट वाला पासपोर्ट बनवा लें और वो आपको जल्दी मिल जाएगा। अर्जेंट पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो तकरीबन जो नॉर्मल वाला है उसके डबल ही है, और ये कहा हुआ है उसके ऊपर मेंशन भी है कि वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको अर्जेंट पासपोर्ट मिल जाएगा। अब मुझे कोई 6-7 लोगों ने अभी अपने जो है वो कॉपीज़ भेजी जो उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए अर्जेंट का, वो उन्होंने कोई अगस्त में जो है वो पासपोर्ट बनाने के हवाले से अप्लाई किया था। अगस्त गुजर गया, सितंबर गुजर गया, अक्टूबर भी गुजर गया, 3 महीने हो गए हैं, अभी तक उनको अर्जेंट वाला पासपोर्ट नहीं मिला, और ये पासपोर्ट का मामला पिछले कोई 1-1.5 साल से चला आ रहा है। इस हवाले से हमने
टॉक शॉक में भी बात की है और मुसलसल की है, और जो पासपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी बात हुई थी। वो यही कहते थे कि जो लेमिनेशन पेपर्स हैं उसकी शॉर्टेज है, या मशीनरी के हवाले से और इक्विपमेंट के हवाले से। तो इस तरह के मामलात कुछ टेक्निकल थे जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पासपोर्ट की शॉर्टेज है, और अनकरीब इस हवाले से हमने मटीरियल इंपोर्ट करने का वो किया हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस पे ये जो मामला है इसको जब तक संजीदगी से हुकूमत नहीं लेगी, और वजारत दाखिला, मैं समझता हूँ कि ये आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। ख़ास तौर के ऊपर आप अर्जेंट की फ़ीस लेके उसके बावजूद भी 2-2 3-3 महीने पासपोर्ट नहीं अगर डिलीवर होता तो ये आवाम को लूटने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस पे पासपोर्ट जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्शन लेते हुए जल्द से जल्द ख़ास तौर के ऊपर जो अर्जेंट जो अप्लाई करते हैं उनको डिलीवरी वो करेंगे पासपोर्ट्स की। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर